हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी मेट्रो एग्ज़ाम के लिए 10 दिन बचे हुए हैं। 17 अप्रैल को टेंटेटिव डेट जो है नोटिफिकेशन में शेड्यूल है। तो इस तरीके से हमारे पास अभी 10 दिन बचे हुए हैं। ये लास्ट 10 डेज में आप अपनी तैयारी किस तरीके से करें कि आपका सिलेक्शन हो सके। इसके लिए हमने एक प्रॉपर कोर्स डिजाइन किया हुआ है और ये कोर्स आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के माध्यम से आप प्ले स्टोर पर सीधा ऐप पर पहुंचेंगे। वहां से ऐप को इंस्टॉल करके जो ज़रूरी एंट्री है उनको फिलअप करके इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। इस कोर्स के लिए बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, सिर्फ 499 रुपीज़ इस कोर्स के लिए प्राइस रखा गया है। आप ये ना सोचें कि ये कोर्स आपको सिर्फ 10 देने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम हो सकता है कि अभी पोस्टपोन हो जाए, इसकी तो कोई अभी जानकारी ऑफिशियल नहीं है। पर ये कोर्स की वैलिडिटी हमने 1 ईयर के लिए रखी हुई है। 1 ईयर वैलिडिटी रखने का रीज़न ये है कि ये आप 1 साल तक इनके वीडियोस को आप देख सकते हैं, नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो किसी ना किसी अन्य एग्जाम में भी आते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पैसा है वो 1 साल तक आप इन वीडियोस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनको प्रॉपर आप देख सकते हैं, बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए 10 दिन आप कैसे यूटिलाइज करें कि आपका सिलेक्शन हो सके, तो इसके लिए आपको एक कोर्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको ना भटकना पड़े। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाए, पूरी आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी है वो आपको मिल सके, टॉपिक वाइज थ्योरी मिल सके, एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल सकें। हमने थ्योरी के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, जो थोड़ा बहुत रिमेनिंग रहा है वो एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर लिया है। तो थ्योरी और एमसीक्यूज को मिला करके हमने चैप्टर जो हमारे दिए हुए हैं उनके टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब आपको नोट्स भी ना बनाना पड़े, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से नोट्स बनाएं। इसके लिए जिन क्लासेस के माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि हैंड रिटन जो नोट्स हैं, उनको आप रिवीजन नोट्स की तरह यूज़ करिएगा। उन नोट्स को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर रिवीजन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये 10 दिन आपको फोर्स करना है, आपको 10 दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आपके पास 10 दिन है। देखिए, जो हिम्मत रखता है सिर्फ वही जीतता है। अगर कोई रेस चल रही है तो लास्ट टाइम में जिसके पास हिम्मत बचती है वही जीतता है। तो आपको वो हिम्मत दिखानी है। अंत भला तो सब भला, एक कहावत है ये, और आपको उस कहावत पर एकदम 100% अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ भाई, ये चीज़ है, बिल्कुल सही है। आपको एक लंबा इंतजार नहीं करना। 10 दिन का टाइम अगर आपके पास है तो 10 दिन के टाइम को भी आप जितना आपके पास एफर्ट है, जितनी आपके पास एनर्जी है, वो आप यहाँ पर लगा दीजिएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप अगर अच्छे तरीके से भी 8 से 10 घंटे पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कंसेप्ट को क्लियर करिएगा, बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करिएगा। सारी चीज़ें हमने एक जगह कलेक्ट करके इसलिए रख दी हैं, ठीक है, ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। ठीक है। अगर आप खुद से सोचिएगा कि अगर मान लीजिएगा 17 अप्रैल को ही एग्जाम हो जाता है तो एक दिन का आपका ये चार्ज कितना हुआ, 50 रुपए का चार्ज हुआ। और 50 रुपए से ज़्यादा तो आप लोग अपने ब्रेकफास्ट, चाय नाश्ता वगैरह, पेट्रोल वगैरह इस चीज़ में आप खर्च कर देते हैं, और यहाँ वहाँ अपना घूमते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी निकल जाता है। तो ये आपका टाइम भी बचेगा, और टाइम के बचने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे। और यहाँ पर पैसा लग रहा है तो आपको ये भी लगेगा कि मुझे पैसा लगा है, इसलिए मैं उस पैसे को यूटिलाइज करूँ, अपनी पढ़ाई करूँ। फ्री अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको आप उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये भी लगा रहेगा कि हाँ, मेरा यहाँ पर पैसा लगा है तो मुझे इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। तो आने वाले 10 दिन आपके लिए है। अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप कोर्स भी मत लीजिएगा। आप अपने तरीके से 10 दिनों का एफर्ट लगाइए, लेकिन एफर्ट लगाइएगा। ये मत सोचिएगा कि 10 दिन है अब कुछ नहीं हो सकता। जिसने भी ये सोचा वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएगा, और जिसने 10 दिन में अपना एफर्ट पूरा लगा दिया वो सिलेक्शन 100% पा सकता है। बस उसे अपनी ताकत को दिखाना, अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ा के रखना है कि मुझे 10 दिन में ही ये सब चीज़ें करनी है। समझ गए आप ये चीज़ें? तो इस कोर्स में हमने जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस दिया हुआ है, उनके टेक्निकल सब्जेक्ट को कवर किया है, टॉपिक्स को कवर किया है, ये आप देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अभी तक जो हमारा कोर्स में
चैप्टर कंप्लीट हुए हैं वो 6 चैप्टर तक कंप्लीट हो गए हैं। आज इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद जो रिमेनिंग 4 चैप्टर है वो जल्द ही 3 से 4 दिनों में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अभी अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो 6 चैप्टर आप स्टार्टिंग से देखिए, उनको प्रिपेयर कीजिएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों में ये बाकी के वीडियोस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो और एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे, ताकि मिसलेनियस जो चीज़ें रिमेनिंग होंगी उनको कवर कर लेंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके, उसमें कोई भी कमी नहीं रहे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कोई कमी मत रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही एक क्रिटिकल आपके पास टाइम है। इसका अगर आपने सही तरीके से यूज़ किया तो आप अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, आप अपने सपने को पा सकते हैं। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब, जो आपको टेक्नीशियन बनना है, उसका सपना आप मेट्रो में पा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई चीज़ आपको मिलेगी। सिर्फ 10 चैप्टर ही आपको टेक्निकल चीज़ों में कवर करने हैं। बाकी अगर आप कोई और टेक्नीशियन एग्जाम देखते हैं तो उसमें तो आपको पूरा सिलेबस करना पड़ता है 2 साल का। यहाँ तो सिर्फ 10 टॉपिक ही है, बहुत आसान से टॉपिक। अगर 1-2 टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब टॉपिक्स बहुत आसान है। और बाकी सब टॉपिक्स कंसेप्ट पर बेस्ड है, सारे के सारे टॉपिक्स। कुछ भी यहाँ पर आपको 2-4 चीज़ें ही रटनी पड़ेंगी अगर आपको रटनी है, नहीं तो सारी चीज़ें कंसेप्ट पर यहाँ पर बेस्ड हैं। तो 10 दिन आप बर्बाद मत कीजिएगा। कोर्स नहीं लेना है तो कैसे भी करके आप पढ़िएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कोर्स ही लीजिएगा, नहीं लेना कोई बात नहीं, आप लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट लगाइएगा। आपके पास जो भी मटेरियल्स है, जो भी स्टडी मटेरियल्स है, पर पढ़ना तो सिलेबस के अनुसार पढ़ना। सिलेबस के बाहर आप ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि 10 दिन का टाइम है। सिलेबस के अनुसार पढ़ लेंगे तो चीज़ें यहीं से आने वाली हैं, ठीक है? अगर 2-4 चीज़ें बाहर आ भी जाएं तो उनका फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सभी के लिए है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सभी के लिए। सभी स्टूडेंट्स आपके लेवल के ही हैं वहाँ पर, ठीक है? तो अब कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लिंक जो मिलेगा मेरे ऐप का, वो ऑफिशियल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही उसका होम पेज आपको ऐसा दिखेगा। उसके होम पेज पर जाने के बाद आपको इस स्टोर वाले टैब पर जाना है। अभी इसमें ज़्यादा फीचर ऐड नहीं है, बाकी आगे चल के फीचर ऐड करेंगे, पर अभी आपको कोर्स कैसे लेना है वो बता देते हैं। तो स्टोर वाले टैब पर जाएंगे। ये बीच में आपको स्टोर वाला टैब दिख रहा है जिसमें न्यू वाला सेक्शन बना हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें ये आपका एक कोर्स के बारे में डिटेल है। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन वाई नाउ का। वाई नाउ का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको 499 रुपीज़ अमाउंट पे करना होगा। वाई नाउ करेंगे आप, तो वाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद इसको नाउ क्लिक करने के बाद सारी जो क्लासेस है वो अनलॉक हो जाएंगी आपके लिए। एक क्लास इसमें फ्री है जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे वो क्लास होगी। और अगर आप ऐप पर नहीं देखना चाहते हैं, लिंक जो बाकी जो डेमो क्लास फ्री है सबके लिए, उसको तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब पर देखने के लिए जो हमारी डेमो क्लास है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। पे करने के बाद आपको सारी क्लासेस और जो भी पीडीएफ्स हैं क्लास की, वो आपको कंटेंट वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे आपके लिए, आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो ऐप जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट वहाँ पर लिंक कर पाएंगे, तो डायरेक्ट आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप 10 दिनों को यूज़ करिएगा। 10 दिन जिसने भी यूज़ कर लिए वो सिलेक्शन तक ज़रूर पहुँचेगा, और इस तरीके से अपने टाइम को ज़रूर यूटिलाइज करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 6 हमारा मॉसफेट से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन भी मॉसफेट से रिलेटेड रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि जब मॉसफेट स्विच ऑन रहता है तो वो किसकी तरह काम करता है। मॉसफेट के बारे में आपको बताया था कि मॉसफेट जब स्विच ऑन रहने का मतलब क्या है, कि हम यहाँ पर जब मॉसफेट को बनाते हैं तो मान लीजिएगा ये हम पी चैनल मॉसफेट बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये पी चैनल मॉसफेट मान लीजिएगा बना हुआ है। तो जब आप इसमें BGS को कनेक्ट करते हैं, यानी कि गेट टर्मिनल पर जब भी आप पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इस पी सबस्ट्रेट में जो भी माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं।
यहाँ पर ऊपर की ओर कलेक्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो यहाँ पर पॉजिटिव आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उससे अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होने के कारण ये ऊपर की ओर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव जो इस पी सबस्ट्रेट में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स, उनको यहाँ पर पीछे की ओर ढकेलता है। पीछे की ओर ढकेलने का मतलब कि नीचे की ओर इस तरीके से करता है, फोर्स करता है, तो ये सभी के सभी नीचे की ओर एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये होल्स जो है वो नीचे की ओर आ जाएंगे और जो माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की ओर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि पॉजिटिव जो है वो सब इस तरीके से यहाँ पर हो गया, एक जगह पर इकट्ठा हो गया, और एक जगह पर यहाँ पर ऊपर की ओर नेगेटिव जो चार्ज था वो इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी एक टर्मिनल यहाँ पर भी इस तरीके से कर दिया। तो ये किस तरीके से प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है एक कैपेसिटर की। तो मॉसफेट जब स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन करने का मतलब कि आपने बीजीएस जो सोर्स और गेट के बीच जो वोल्टेज है वो आपने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपने ड्रेन को नहीं जोड़ा है, सिर्फ स्विच ऑन किया है, यानी कि इसको एन चैनल को क्रिएट कराने के लिए आपने स्विच ऑन किया है बीजीएस का। तो यहाँ पर जब स्विच ऑन होता है तो वो एक प्रकार से कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हांसमेंट मोड में किसके साथ जुड़ा होता है? यानी कि जो इन्हांसमेंट मोड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? टनल डायोड से, मॉसफेट से, फोटो डायोड से, या फिर बैरेक्टर डायोड से? एनहांसमेंट मोड का मतलब क्या होता है? ये तो आपने थ्योरी में भी समझा होगा कि जो भी हमारा इस तरीके से एक मॉसफेट बनता है तो उसमें एनहांसमेंट का मतलब होता है कि चैनल को क्रिएट करना। ऑटोमेटिक यहाँ पर चैनल पहले से जब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है उस टाइम पर ये चैनल क्रिएट नहीं था। जब हमने इसमें बाइसिंग की, जब हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट किया, तब जाकर के यहाँ पर आपका एनहांसमेंट क्रिएट हुआ। इसी कंडीशन को एनहांसमेंट कहा जाता है और ये जो सिचुएशन है ये पाई जाती है केवल और केवल मॉसफेट में। तो मॉसफेट के टाइप में आपको बताया था कि मॉसफेट जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में भी दो टाइप के आ जाते हैं, एक पी टाइप और एक पी चैनल मॉसफेट और एक एन चैनल मॉसफेट। ठीक वैसे ही यहाँ पर सेकेंड टाइप होता है मॉसफेट का जिसको डिप्लीजन टाइप मॉसफेट कहते हैं। डिप्लीजन टाइप मॉसफेट में क्या होता है कि जो चैनल यहाँ पर हमने वोल्टेज की वजह से क्रिएट की है, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन किया तो उस टाइम पर चैनल क्रिएट नहीं था, पर वोल्टेज को अप्लाई किया तो चैनल क्रिएट हो गया। डिप्लीजन मॉसफेट में क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही चैनल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर एन जो सब्सटेंस है उसको आप हाईली डोप करके जोड़ देते हैं। तो इस वजह से आपका चैनल पहले से ही कंस्ट्रक्शन के टाइम पर क्रिएट हो जाता है, तो वो होता है डिप्लीजन टाइप मॉसफेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एनहांसमेंट मोड, हाँ, एनहांसमेंट मोड किससे जुड़ा है? तो ये मॉसफेट से ही जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉसफेट की जो कंडक्टिविटी है वो कैसी होती है। मॉसफेट की कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो ये मॉसफेट की कंडक्टिविटी कुछ इस प्रकार से होती है कि लीनियर रीजन में तो ये ज़्यादा होती है और सैचुरेशन रीजन में ये कम होती है। कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? कंडक्टिविटी से मतलब कि अगर उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हुई, कोई भी आपका एलिमेंट हो जाए, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो ये पूछा गया है कि मॉसफेट में इलेक्ट्रिक करंट कब ज़्यादा फ्लो होती है? जब वो लीनियर कंडीशन में होता है तब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। थ्योरी के टाइम पर आपको बताया था कि जब आईडी को हम बढ़ाते हैं, आईडी यहाँ से समझ लीजिएगा, आईडी का मतलब हो गया कि ड्रेन पर जो वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आईडी को बढ़ाते हैं, आईडी को बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पर इसके बीच जो ड्रेन और गेट के बीच करंट फ्लो हो रही थी उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि आईडी अगर आप इतना ज़्यादा बढ़ा दें, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तो आईडी वोल्टेज जो है यानी बीडी वोल्टेज इतना बढ़ चुका है कि अब यहाँ पर जो डिप्लीजन रीजन थी, ये वाली जो डिप्लीजन लेयर थी, ये डिप्लीजन लेयर और ज़्यादा फैल गई। अब यहाँ पर ये ऐसी नहीं रही बल्कि ऐसी यहाँ पर एक इस तरीके से रही और ये इधर की ओर फैल गई।
तो डिप्लीजन लेयर इस तरीके से फैल गई। तो ये जो वोल्टेज था, इसी वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। और इस टाइम पर जो करंट फ्लो होती है, जो हमारा चैनल है वो नैरो हो जाता है। नैरो होने का मतलब कि एक चुटकी जैसा हो जाता है, जिसको पिंच कहते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर जो आपकी करंट फ्लो होती है उसको सैचुरेटेड करंट कहा जाता है। तो समझना इस बात को कि जब आपका पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पर क्रॉस हो जाता है, तो मॉसफेट में जो ड्रेन करंट फ्लो होती है वो सैचुरेशन करंट होती है, या फिर सैचुरेशन रीजन में ये मॉसफेट पहुंच चुका होता है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि जो कंडक्टिविटी है वो कब ज्यादा उसकी शो होगी। तो लीनियर रीजन में मॉसफेट में जो करंट फ्लो होगा, यानी ड्रेन करंट जो फ्लो होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद सैचुरेशन रीजन में ये कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहां पर जो आंसर निकल के आएगा वो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। हाँ, इसी तरीके से यहाँ पर था कि जो डिप्लीजन लेयर है वो काफी ज्यादा फैल गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डिप्लीजन लेयर ये तब फैल गई जब आपने बीडीएस को इतना बढ़ाया, यानी कि पिंच वोल्टेज से आपने ज्यादा कर दिया। पिंच वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज रहता है जिसमें जो ड्रेन करंट है वो मैक्सिमम रहती है। उसके बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो फिर ये जो डिप्लीजन लेयर थी, ये जो आपका जंक्शन बन रहा था वो ज्यादा फैल जाती है। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो चैनल है वो नैरो हो गया है। और चैनल नैरो होने की वजह से यहाँ से जो आयंस है मूव कर रहे हैं, उनको मूव करने का ज़्यादा स्पेस नहीं बचा। इस वजह से करंट स्लो या फिर इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जिसको हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं या फिर सैचुरेशन करंट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी। अगला क्वेश्चन है, एक डी मॉसफेट ऑपरेट हो सकता है। डी मॉसफेट का मतलब यहाँ पर डिप्लीजन मॉसफेट से रिलेटेड है। थ्योरी के टाइम पर बताया था कि डिप्लीजन जो मॉसफेट होता है वो आपका दोनों कंडीशन में वर्क कर सकता है, डिप्लीजन मोड में भी और एनहांसमेंट मोड में भी। तो मॉसफेट डिप्लीजन जो मॉसफेट है वो दोनों कंडीशन में वर्क करता है। पहली बात तो वो दोनों कंडीशन में इसलिए वर्क करता है, डिप्लीजन मोड में इसलिए वर्क करेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपने चैनल कंस्ट्रक्शन के दौरान बना दिया। एनहांसमेंट मोड में इसलिए वर्क करता है क्योंकि उसकी जो चैनल है वो, जब आप उसमें बीजीएस को बढ़ाते हैं या थोड़ा सा भी अप्लाई करते हैं आप उसमें, तो चैनल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगती है, यानी कि चैनल की विड्थ बढ़ने लगती है। तो वो उसका एनहांसमेंट मोड हो जाता है। और डिप्लीजन मोड तो वो ऑलरेडी पहले से ही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। डिप्लीजन मोड जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिवाइस के यूज होने की वजह से कंप्यूटर इंडस्ट्री एक तरीके से रिवॉल्यूट हो गई, यानी कि उसमें रिवोल्यूशन आ गया। तो ई मॉसफेट होने की वजह से जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की डिवाइस, वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनमें प्रोग्रेस देखने को मिली। तो ये ई मॉसफेट यानी कि इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, क्योंकि इन्हांसमेंट टाइप जो मॉसफेट है उसकी स्विचिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। और वो एक तरीके से स्विच की तरह भी वर्क करता है, कैपेसिटर जैसे भी बिहेव करता है। तो उनकी दोनों कंडीशंस का यूज़ करते हैं हम किसमें, जो कंप्यूटर के गेट्स बनाते हैं, लॉजिक गेट्स वगैरह, या उसके जो भी और इंटरनल पार्ट्स बनाते हैं पावर सप्लाईज वगैरह में, तो वहां पर इनका यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं है। यहां पर ध्यान देना, करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं है के बारे में पूछा गया है। तो जो हमारा मॉसफेट होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस नहीं होता है, वो करंट को कंट्रोल नहीं करता, वो वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। इस बात को ध्यान रखें, मॉसफेट हमारा वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमारा लो करंट और लो वोल्टेज डिवाइस होता है। क्यों होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमारा एक पावर कंट्रोल डिवाइस होता है, और पावर के अंतर्गत उसमें करंट भी आती है और वोल्टेज भी आती है। पर यहाँ पर मॉसफेट से रिलेटेड चीजें पूछी गई हैं, तो मॉसफेट होगा आपका वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। सो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पावर मॉसफेट होता है। पावर मॉसफेट कैसा होता है। तो पावर मॉसफेट या मॉसफेट की बात करें तो देखो, मैंने आपको थ्योरी में पावर मॉसफेट भी पढ़ाया हुआ है कि पावर मॉसफेट क्या होता है। उसमें हम वर्टिकली जो डिफ्यूजन होता है, या फिर उसमें कह सकते हैं कि जो हमारे
डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं उनको डिफ्यूज कर देते हैं, तो वो एक प्रकार से हमारा पावर मॉसफेट बन जाता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको बताया था। तो मॉसफेट हो या पावर मॉसफेट हो, दोनों का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। यहाँ पर आप हिंदी को ध्यान मत देना, ये हिंदी यहाँ पर रॉन्ग गलत लिखी हुई है, इंग्लिश को ध्यान देना। तो ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। पावर मॉसफेट एक प्रकार की वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सैचुरेशन रीजन में एक एन चैनल एनहांसमेंट मोड मॉसफेट की ड्रेन करंट डबल करने के लिए क्या करना होगा। जब आपका मॉसफेट एन चैनल मॉसफेट हो, एनहांसमेंट मोड हो और सैचुरेशन रीजन में हो, तब आपको ड्रेन करंट को बढ़ाना है तो क्या करना होगा। ड्रेन करंट को बढ़ाने के लिए आपको जो चैनल की लंबाई है उसको कैसा करना होगा, आधा करना होगा। चैनल की जो विड्थ है वो अगर आप आधा कर देंगे तो फिर आपकी, हाँ, चैनल जो लेंथ है, विड्थ नहीं सॉरी लेंथ, चैनल की जो लेंथ है उसको अगर आप हाफ कर देंगे तो फिर आपकी जो ड्रेन करंट है वो डबल हो जाएगी। यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मॉसफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज भेजी जाती है। मॉसफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये आपको बताया है मैंने थोड़ी देर पहले ही अभी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम बीडीएस को बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा देते हैं कि जो हमारी ड्रेन करंट है वो सैचुरेट होने लगती है। ड्रेन करंट सैचुरेट होने का मतलब कि उसकी जो जो चैनल है हमारा वो नैरो हो जाएगा। चैनल नैरो होने की वजह से अब चार्ज को फ्लो होने के लिए उतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी, तो करंट कैसी हो गई, सैचुरेट हो गई। तो यहाँ पर एक वही कंडीशन पूछी गई कि एक मॉसफेट में पिंच ऑफ वोल्टेज भेजी जाती है। तो पिंच ऑफ वोल्टेज आप कहाँ से अप्लाई करते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है गेट के लिए सोर्स वोल्टेज, जिस पर ग्रेट ड्रेन के लिए एक सोर्स करंट जीरो हो जाती है। यहां पर आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, गेट टू सोर्स वोल्टेज एट विच ड्रेन टू सोर्स करंट इज जीरो। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सैचुरेशन मोड में एक मॉसफेट के इफेक्टिव चैनल की लेंथ में किसकी वृद्धि होने पर कमी हो जाती है। यानी कि आपकी जो चैनल है उसमें अगर वृद्धि कर दी गई है तो फिर कमी किसकी होगी। ये कंडीशन पूछी गई है कि आपका एक मॉसफेट है जिसका जो चैनल है उसमें अगर आप उसकी लंबाई में वृद्धि कर देते हैं तो फिर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसमें कमी हो जाती है। तो ड्रेन वोल्टेज कम हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, जब आप वोल्टेज ड्रेन वोल्टेज बढ़ाते हैं तभी तो चैनल कम होता है। तो इसका अपोजिट अगर आप सोचेंगे कि जब आप अगर आपको चैनल को लंबा करना है, चैनल को बढ़ाना है, तो आपको ड्रेन वोल्टेज कम करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ड्रेन वोल्टेज पर ही डिपेंड कर रही हैं कि वो सैचुरेट कैसे होगा, पिंच ऑफ वोल्टेज कैसे उसमें अप्लाई होगा। सो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ओके, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीडीएस को हम बढ़ा रहे हैं तो फिर ये चैनल आपकी कैसी हो रही है, उसकी थिकनेस भी कम हो रही है और लेंथ भी कम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, एक एन चैनल एनहांसमेंट मोड मॉसफेट का ड्रेन करंट सैचुरेशन में वाइस्ट के 2 गुना हो जाता है। तो चैनल लंबाई जो है वो अगर आधी हो जाती है, चैनल लंबाई आधी होने के कारण एक एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट की जो ड्रेन करंट है वो सैचुरेशन में 22 के 2 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर कैसे आंसर होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सॉरी, यहां पर जो आंसर होगा वो चैनल लंबाई आधा हो जाना। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा कि चैनल लेंथ शुड बी हेल्प्ड। तो यहां पर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी डिवाइस स्विचिंग सबसे तेज है। इनमें से किस डिवाइस की स्विचिंग सबसे तेज होती है। मॉसफेट की स्विचिंग सबसे ज्यादा फास्ट होती है, तो आंसर होगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मॉसफेट जो है वो हाईली स्विच्ड होता है, उसकी स्विचिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एन चैनल मॉसफेट के एनहांसमेंट मोड में गेट वोल्टेज की वैल्यू डैश होनी चाहिए। गेट पर जो वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं वो कैसा होता है, वो भी तब जब आपका चैनल कैसा होना चाहिए, एनहांसमेंट टाइप का होना चाहिए।
तो एनहांसमेंट का मतलब हो गया कि वहां पर आपको चैनल क्रिएट करना है, वोल्टेज को अप्लाई करके चैनल को क्रिएट करना है। कुछ इस तरीके से आपका मान लीजिएगा ये मॉसफेट है, यहाँ पर आपने ड्रेन हो गया, ये आपका यहाँ पर ये ड्रेन हो गया, ये गेट हो गया, ये सोर्स हो गया। तो यहाँ पर आप जब गेट पर अप्लाई करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, तभी तो आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एन चैनल की बात की गई है। ध्यान रख लेना, अगर एन चैनल है तो फिर हम पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, हाईली पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। अगर पी चैनल होगा तो फिर वहां पर हम हाईली नेगेटिव अप्लाई करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कैसा मॉसफेट है हमारा। ये सभी चीजें आपको वर्किंग कंडीशन, उनके स्ट्रक्चर्स थ्योरी में कवर करवाए हुए हैं, तो ध्यान से उन चीजों को एक बार फिर से समझ लेना, देख लेना। तो यहां पर आंसर होगा आपका हाईली पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है एक मॉसफेट आपके सामने दिखाया गया है, उसमें VDD यानी कि ड्रेन वोल्टेज की वैल्यू दी गई है यहाँ पर कितनी, 10 वोल्ट। मॉस करंट ID दी गई है 0.4 मिली एम्पियर। प्रोसेस ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर दिया हुआ है 0.1। अब कहा गया है कि मान लीजिएगा ये आपका जो FET है वो सैचुरेशन मोड में काम कर रहा है, तो गेट सोर्स वोल्टेज BGS को आपको ज्ञात करना है कि BGS इसमें कितना होगा। जो आपने गेट पर सोर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है उसकी वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवाने के लिए पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है BDD की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 वोल्ट। ID यानी कि जो ड्रेन करंट है उसकी वैल्यू दी गई है 0.4 मिली एम्पियर। आपको ट्रांस कंडक्टेंस जो यहाँ पर दिया हुआ था पैरामीटर, उसकी वैल्यू दी गई है GM, जिससे हम कहते हैं 0.1, और ये एक रेशियो होता है, इसलिए यहाँ पर इसको कोई बिना किसी यूनिट के लिखा जाता है। BGS पूछा गया है तो BGS यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांस कंडक्टेंस है ये फॉर्मूला याद कर लेना, आगे पूछा भी जा सकता है कि ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो GM अपॉन ID अपॉन BGS होता है। तो BGS को आप यहाँ पर ले आएंगे, GM को यहाँ पर ले आएंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो बोल जो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी आपकी 4 वोल्ट, वो भी प्लस में। तो यहाँ पर आंसर कैसा होगा, 4 वोल्ट प्लस में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉसफेट में इलेक्ट्रॉन एवं होल मोबिलिटी का रेशियो निश्चित करता है। मॉसफेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं उनकी जो मोबिलिटी का रेशियो है वो क्या निश्चित करता है, तो वो एस्पेक्ट रेशियो ऑफ गेट कहा जाता है। तो यहां पर आंसर होगा ए ऑप्शन। ये कुछ टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे ही याद करें कि एस्पेक्ट रेशियो ऑफ गेट इज कॉल्ड मॉसफेट इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉसफेट की आईसीज में कांटेक्ट के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग अधिकतर किया जा सकता है। तो मॉसफेट की जो आईसी कांटेक्ट बनाते हैं उसमें आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान बताया था कि उसमें पॉलीसिलिकॉन का यूज करते हैं, यानी कि उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि एक प्रकार के पॉलीसिलिकॉन कही जाती है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। अगर और ज्यादा क्लियरली पूछे जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, जो एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि इसके कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, मॉसफेट को निम्न में से किसकी तरह उपयोग किया जा सकता है। मॉसफेट को जो यूज करना होता है वो कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं, पहली बात, क्योंकि कैपेसिटर की तरह तो ये टर्न ऑन की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर कंडीशन नहीं बताई है आपको कि मॉसफेट टर्न ऑन में है कि कैसे में है, यहाँ पर ये पूछ लिया गया है कि मॉसफेट को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हम कैपेसिटर की तरह यूज कर सकते हैं, पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें चैनल जब क्रिएट होगा तो माइनॉरिटी कैरियर्स ऊपर गेट की ओर शिफ्ट होंगे और मेजॉरिटी कैरियर्स नीचे सबस्ट्रेट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो एक प्रकार से कंडक्टर की तरह कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। आगे जो है स्विच की तरह भी इसका यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा होगा कि मॉसफेट एक फास्ट स्विच डिवाइस है, स्विचिंग बहुत तेज करती है ये, तो ये एक स्विच की तरह भी यूज किया जा सकता है। स्विच की तरह ऐसे यूज किया जा सकता है कि अगर आप सैचुरेशन करंट को इतना, यानी BDS को इतना बढ़ा दें, आप जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो इतना बढ़ा दें, पिंच ऑफ वोल्टेज को भी पार कर जाए, तो करंट ही नहीं उसमें फ्लो होगी। करंट फ्लो नहीं होने का मतलब कि ये एक स्विच ऑफ है, जैसे हमारा स्विच ऑफ होता है, सर्किट ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक यहाँ पर वही कंडीशन बन जाएगी।
और रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव करेगा। रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कब करेगा? जब आपका जो चैनल है वो नैरो होते 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 बिल्कुल इतना नैरो हो जाए, यानी कि जो डिप्लीजन लेयर है वो इतनी बढ़ जाए कि वहां पर करंट को ही फ्लो ना कराए, तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह भी बिहेव करेगा। इसलिए तीनों की तरह बिहेव करता है, इसलिए आंसर होगा यहाँ पर ऑल द अबव, उपरोक्त तो सभी। डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है, डिप्लीजन टाइप मॉसफेट के ऑपरेशन के लिए वोल्टेज को कैसे रखा जाता है? डिप्लीजन टाइप मॉसफेट के ऑपरेशन के लिए जो आप वोल्टेज रखते हैं, देखिए यहां पर आपका एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट नहीं है, यहां पर आपको डिप्लीजन टाइप मॉसफेट कहा गया है। तो उसके लिए आपको वोल्टेज कैसा रखना होता है? तो वोल्टेज आप रखते हैं नेगेटिव, नहीं सॉरी सॉरी, वोल्टेज डिप्लीजन टाइप है तो 0 वोल्ट करते हैं आप, वहां पर 0 वोल्ट करते हैं। 0 वोल्ट का मतलब कि उसको ग्राउंड करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले ही आपका चैनल बना हुआ है। तो जो आपका यहाँ पर जो आपका सोर्स होता है और सोर्स के बाद जो गेट होता है, उन दोनों को आप क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड का मतलब है कि उसको जीरो कर देना, जीरो कर देना। यहाँ पर सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एन चैनल मॉसफेट के लिए यदि कंडक्टेंस पैरामीटर जिसकी वैल्यू दी गई है 0.249 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर है, गेट से सोर्स के बीच जो वोल्टेज अपने अप्लाई किया है जिसको हम बीजीएस कहते हैं, जिसकी वैल्यू है 2VTN, जहां BTS इज इक्वल टू 0.75 वोल्ट है। तो यहां पर आपको करंट बतानी है कि यहां पर जो आपकी करंट फ्लो होगी वो कितनी करंट फ्लो हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये मॉसफेट हमारा कैसा है? सैचुरेशन मोड में है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? बीजीएस की वैल्यू दी गई है, तो हम रखेंगे यहाँ पर 2VTN KN, यानी कि जो यहाँ पर हमें कंडक्टेंस पैरामीटर दिया हुआ है उसकी वैल्यू दी गई है 0.249। अब यहाँ पर ड्रेन करंट के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसके लिए KN, यहाँ पर KN के बाद VGS माइनस VIN का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को रखा, उसको पुट किया, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आंसर निकल के आया 0.140 मिली एम्पियर। आप सोचेंगे ऐसे कैसे कैलकुलेट होगा? तो वहां पर कैलकुलेट आपको दिया जाता है, आपके एग्जाम के टाइम पर कैलकुलेट दिया जाता है, इतनी जो जो भी इस तरीके की कैलकुलेशन होती है उनको करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कैसा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.140 मिली एम्पियर। फॉर्मूला ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉसफेट के लिए जो गेट है सर्किट की रेजिस्टेंस किस रेंज की होती है? गेट सर्किट की रेजिस्टेंस की रेंज की बात की जाए तो वो 10 की पावर 9 ओम के रेंज में होती है। कहीं कहीं ये 10 की पावर 10 से लेकर के 10 की पावर 15 भी लिखा होता है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सी वहां पर आपका नियर अबाउट क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 की पावर 9 जो ओम है वो मॉसफेट की गेट सर्किट की इंपीडेंस वैल्यू होती है। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मॉसफेट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। मॉसफेट को हम जानते हैं IGFET के नाम से भी। तो यहाँ पर IGFET के नाम से भी मॉसफेट को जाना जाता है। यहाँ पर आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, जब गेट से सोर्स वोल्टेज यानी BGS डैश होती है तब आदर्श मॉसफेट डिप्लीजन मोड में काम करती है। देखिए एक प्रकार से यहाँ पर आदर्श मॉसफेट की कल्पना की गई है। तो आदर्श मॉसफेट जब डिप्लीजन मोड में काम करता है तब BGS कैसी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। सॉरी, 0 तो नहीं, ग्राउंड करते हैं हम, क्योंकि ग्राउंड तो हम प्रैक्टिकली करते हैं। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आदर्श मॉसफेट के बारे में बात की गई है। आदर्श मॉसफेट के लिए ये मैक्सिमम होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? 0 कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं डिप्लीजन मॉसफेट के लिए। अगला क्वेश्चन है, एन मॉसफेट में एन टाइप पदार्थ से बने दोनों रीजन कैसे होते हैं? एन टाइप मॉसफेट जब हम बनाते हैं, यानी एन टाइप मॉसफेट का मतलब एन चैनल मॉसफेट, तो एन पदार्थ से बने दोनों रीजन होते हैं, उनमें डोपिंग कैसे करते हैं? तो उनमें हम हाई डोपिंग करते हैं, अधिक डोपिंग वाले होते हैं, वो हाईली डोप्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या काम होता है? मॉसफेट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का गेट टर्मिनल पर यूज किया जाता है, और ये एक प्रकार का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि उस मॉसफेट की कंडक्टेंस वैल्यू को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोर्स गेट और ड्रेन नामक
तीनों संयोजक सिरे निम्न में से किस पावर डिवाइस के होते हैं? तो गेट, सोर्स और ड्रेन जो पाए जाते हैं वो मॉसफेट में होते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉसफेट की करंट कंडक्शन कैपेसिटी होती है, मॉसफेट की जो करंट कंडक्शन कैपेसिटी है वो कैसी होती है? कम होती है। कम होती है, बताया ना कि मॉसफेट कम, बहुत ही मिली एम्पियर में ही कंडक्ट करता है और ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन है, एन मॉसफेट की डिप्लीजन रीजन के बीच वाले रीजन को क्या कहा जाता है? एन मॉसफेट के डिप्लीजन रीजन के बीच वाले रीजन को क्या कहा जाता है? तो देखो, जो आपने डिप्लीजन रीजन बनाया, ये देखो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको मैंने पहले ही पढ़ाई हुई हैं। तो देखो यहां पर आपका ये डिप्लीजन लेयर बना, यहां बना, ठीक है, ये बन गया, और यहां पर भी डिप्लीजन लेयर बना, ये बन गया। तो ये पूछा है कि इसके बीच वाले रीजन को क्या कहते हैं? यहां पर इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? इसको चैनल कहा जाता है। तो यहां पर आंसर होगा बी ऑप्शन, चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉसफेट का उपयोग किया जाता है, मॉसफेट का यूज किया जाता है आपके डीसी चॉपर में। डीसी चॉपर में, डीसी चॉपर का मतलब वोल्टेज को गेन कराने के लिए, डीसी वोल्टेज को जब गेन कराना होता है उसको चॉपर कहा जाता है। बाकी एसी और डीसी कन्वर्टर में हम पावर मॉसफेट यूज करते हैं। तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, मॉसफेट का यूज डीसी चॉपर में होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर मॉसफेट है, पावर मॉसफेट कैसा होता है? पावर मॉसफेट जो होता है वो एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। चाहे आपका पावर मॉसफेट हो या नॉर्मली मॉसफेट हो, ये दोनों के दोनों पावर सॉरी वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती हैं। अगला क्वेश्चन, मॉसफेट में गेट को चैनल से अलग करते हैं, मॉसफेट में जो गेट है और चैनल के बीच कैसे अलग करते हैं इसको? तो गेट और चैनल पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये हमारा मॉसफेट बन गया, यहाँ पर ये चैनल बनती है, तो यहाँ पर एक पतली सी परत लगा दी जाती है जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की पतली परत कहते हैं। तो ये किससे अलग होती है? पतली सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत से। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी का प्रयोग किसमें किया जाता है? आईजीबीटी जो है वो एक प्रकार से आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। जैसे हमारा मॉसफेट है उसका नाम होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक क्वेश्चन निकला था जिसमें कहा गया था आईजीएफईटी, वो मॉसफेट का दूसरा नाम होता है। आईजीबीटी थोड़ा सा यहाँ पर इसका एक प्रकार से अपडेटेड वर्जन है। तो आईजीबीटी क्या है? एक प्रकार से अपडेटेड वर्जन है और इसका यूज किया जाता है आपके यूपीएस में भी, रिले में भी, पावर सप्लाई में भी, इसलिए आंसर होगा डी ऑप्शन। आईजीबीटी का फुल नेम क्या है? तो फुल नेम होता है इंसुलेटेड गेट सप्लाई इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी का निर्माण होता है, आईजीबीटी आप कैसे बनाते हैं? तो आईजीबीटी को बनाते हैं आप बीजेटी और मॉसफेट दोनों को मिला करके। बताया ना आपको कि मॉसफेट का ये थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन होता है। तो इसमें बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी जो हमारे नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं उसको और मॉसफेट को हम मिला करके इसको बना लेते हैं, तो ये आईजीबीटी होता है। अगला क्वेश्चन, मॉसफेट और आईजीबीटी में क्या अंतर होता है? मॉसफेट और आईजीबीटी में जो अंतर है वो ये है कि आईजीबीटी के मुकाबले मॉसफेट की डलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन, आईजीबीटी के मुकाबले जो मॉसफेट है उसकी डलिंग कैपेसिटी कैसी होती है? अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉसफेट के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम होता है मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर आंसर होगा आपका कैसा? यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। नहीं, यहां पर मॉसफेट की बजाय जो है वो आईजीबीटी हाईली फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है, तो यहां पर डी ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो मॉसफेट है उसका फुल नेम मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी एक है, आईजीबीटी कैसी है? तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल डिवाइस है ये फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने वाली डिवाइस है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर मॉसफेट की करंट कैपेसिटी कितनी होती है? करंट को फ्लो कराने की कैपेसिटी कितनी होती है? तो पावर मॉसफेट की जो करंट फ्लो कराने की कैपेसिटी है वो होती है यहां पर 50 एम्पियर के समथिंग, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी हाइब्रिड रूप है, आईजीबीटी हाइब्रिड रूप है किसका? आईजीबीटी बनता है डायोड और ट्रांजिस्टर से।
वैसे तो ये बीजेटी और मॉसफेट से बनता है, पर ये कह सकते हैं कि डायोड और ट्रांजिस्टर का एक हाइब्रिड रूप होता है। नहीं नहीं, यहाँ पर ये नहीं होगा। आईजीबीटी बाइपोलर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट से बनता है। थोड़ी देर पहले अभी हमने डिस्कस किया है कि आईजीबीटी किससे बनता है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट से, तो यहाँ पर ये थोड़ा गलत है। अगला क्वेश्चन है मॉसफेट का ट्रांस कंडक्टेंस फॉर्मूला कैसा होता है। मॉसफेट के ट्रांस कंडक्टेंस फॉर्मूले के लिए बात की जाए तो वो होता है वेरिएबल वैल्यू VDS की अपॉन वेरिएबल वैल्यू ID की। यहाँ पर इसको थ्योरी टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो VDS की वेरिएबल वैल्यू और ID की वेरिएबल वैल्यूज का जो रेशियो होता है उसी को ट्रांस कंडक्टेंस कहा जाता है उस मॉसफेट का। तो यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मॉसफेट प्रयोग किए जाते हैं। मॉसफेट कहाँ पर यूज किए जाते हैं, यूपीएस में किए जाते हैं। यूपीएस में मॉसफेट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। इन्वर्टर्स में, एसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई में पावर मॉसफेट यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए पावर ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपको पहचानना है। सिंबल को जरूर ध्यान रखें, सिंबल भी आपको बताए हुए हैं। ये जो सिंबल बना हुआ है ये पी चैनल मॉसफेट है। पी चैनल जो मॉसफेट होता है उसका जो एरो का साइन होता है वो यहाँ पर सोर्स की ओर होता है, जबकि एन चैनल मॉसफेट होता है उसके अंदर एरो की साइन जो होता है वो गेट की ओर होता है। यानी ये गेट से बाहर जा रहा है, ये गेट के अंदर जा रहा है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर मॉसफेट का उपयोग किया जाता है। पावर मॉसफेट आप कहां पर यूज कर सकते हैं, तो पावर मॉसफेट आप यूज कर सकते हैं मोटर को कंट्रोल करने में, ऑडियो फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने में, ऑडियो एम्पलीफायर के तौर पर, लो वोल्टेज के लिए स्विच की तरह। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी में आप पावर मॉसफेट यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आपको सिंबल दिखाया गया है जिसके बारे में पूछा गया है कि ये सिंबल है किसका। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है। ये यूजेडी का सिंबल है, यूजेडी का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पर मॉसफेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है ये, तो यूजेडी का सिंबल है ये। अगला क्वेश्चन है कि जो आपका आईजीबीटी है वो मुख्य रूप से किसके समान प्रयोग किया जाता है। तो आईजीबीटी का आप मुख्य रूप से किसके समान आप उपयोग करते हैं, आईजीबीटी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। एक सेकेंड, हाँ, आईजीबीटी जो यूज होता है वो आपका ऑसिलेटर की तरह यहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसलिए आंसर होगा डी ऑप्शन। आईजीबीटी का यूज एक तरीके से ऑसिलेटर की तरह होता है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एन चैनल मॉसफेट की अपेक्षा आईजीबीटी में ऑन रेजिस्टेंस की वैल्यू लगभग कितनी कम होती है। तो इसमें ऑन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो दोगुनी होती है, दोगुनी से कम होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आईजीबीटी में गेट टर्मिनल को इंसुलेटेड पदार्थ के द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि आइसोलेट किया जाता है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम है। तो इसमें यूज किया जाता है सिरेमिक का। सिरेमिक जो है वो आपने देखा होगा, चीनी मिट्टी जिसको कहते हैं नॉर्मली, तो सिरेमिक इसमें यूज की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रोधी यानी कि आईजीबीटी के बारे में पूछा गया है कि इसकी वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है। वोल्टेज रेटिंग की बात करें तो 300 से लेकर के 1200 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज की रेटिंग होती है। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पावर मॉसफेट की मुख्य विशेषता क्या है। पावर मॉसफेट जो है वो हाई कम्युनिकेट स्पीड में होते हैं, यानी कि उनकी पावर जो स्विचिंग स्पीड होती है वो काफी अच्छी होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पावर मॉसफेट की संरचना कैसी होती है। पावर मॉसफेट की जो संरचना है वो आपको बताई हुई है। पावर मॉसफेट की संरचना कैसी होती है, वर्टिकली होती है। यहां पर आंसर होगा बी और सी दोनों, डी ऑप्शन होगा। सी के लिए भी लो वोल्टेज और लो रेंज की कैपेसिटी भी होती है इसमें, यानी लो रेंज की एफिशिएंसी भी होती है, तो सी ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएंगे तो डी हो जाएगा इसके लिए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो वर्टिकली होगा। वर्टिकली हम इसमें अलग से चैनल को डोप्ड करते हैं, तो ये पावर मॉसफेट की संरचना कही जाती है। तो यहाँ पर मॉसफेट से रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आगे की क्लासेस हम जल्द ही अपलोड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।